गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, कल पिछले वीडियो में हमने आपका जो 9वां पार्ट है कवि नागार्जुन वो शुरू करवा दिया था। कल के वीडियो में हमने नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और उनकी जो पहली कविता थी कल, आज और कल, उसको आधा पढ़ लिया था हमने। उनका जीवन परिचय अर्थात उनका जो जन्म हुआ था वो 1911 में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। उनके जो मूल नाम था उनका वो वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 में वो श्रीलंका गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम नागार्जुन पड़ गया। हिंदी के अंदर उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो नागार्जुन के नाम से, और मैथिली भाषा के अंदर जो रचनाएं लिखी वो यात्री उपनाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो कल हमने कल, आज और कल कविता पढ़ी, जिसके अंदर कवि ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करता है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंदर तपिश जो रहती है अर्थात ताप जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसके अंदर जो किसान हैं वो हताश हैं, उदास हैं। गौरैया पक्षियों के जो झुंड हैं वो धूल के अंदर स्नान करते हैं और मेंढक जो है वो भी धरती की कोख में डूब के पड़े रहते हैं। और उसके बाद में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो देखिए कि पिछली लाइनें जो हमने पढ़ी थी कि आसमान बदरंग और उदास है। आज देखिए, आज वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं। अर्थात आज का मतलब कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। अर्थात बादलों रूपी जो तंबू हैं वो आसमान में क्या हो गए हैं, तन गए हैं। अर्थात आसमान के अंदर क्या छा गए, बादल छा गए। किसके आने से, वर्षा ऋतु के आगमन से आसमान के अंदर बादल रूपी जो तंबू है वो छा गए हैं। और आज छमका रही है पावस रानी, और वर्षा ऋतु के आगमन से छमका रही अर्थात छनछनाहट की आवाज़ आ रही है पावस रानी। पावस का मतलब वर्षा, अर्थात वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है वो छमका रही है बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। अर्थात जो वर्षा ऋतु रूपी जो रानी है वो इस वर्षा ऋतु के अंदर अपनी बूंदा बांदियों की जो पायल है वो छनका रही है। अर्थात उसके बूंदों के गिरने से पायल के घुंघरों की सी आवाज़ आ रही है। और आज चालू हो गई है झींगरों की शहनाई ए विराम। शहनाई एक वाद्य यंत्र होता है जो विवाह शादी में बजाया जाता है, और ए विराम का मतलब होता है लगातार। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से झींगरों की शहनाई, अर्थात झींगुर एक छोटा सा एक जीव होता है, वो अपनी क्या कर रहा है, शहनाई बजा रहा है लगातार। अर्थात ऐसा लग रहा है कि वो वर्षा ऋतु रूपी रानी जो है उसके आने का क्या कर रहा है, अपनी शहनाई बजा करके स्वागत कर रहा है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और वर्षा ऋतु के आगमन से जो मोर हैं वो भी कूकने लगते हैं और नाचने लगते हैं। अर्थात बादलों को देखकर, वर्षा ऋतु को देखकर और प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको देख करके जो मोर पक्षी है वो भी कूकता है और प्रसन्न होकर के नाचने और थिरकने लगता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि और आज आ गई वापस जान। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से या वर्षा ऋतु के आने से वापस जान आ गई। किसमें, दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। दूब का मतलब जो घास होती है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो घास सूख जाती है और उसके जो सिरे होते हैं वो भी सूख जाते हैं, झुलस जाते हैं, तो उन शिराओं के अंदर, उस दूब के अंदर भी क्या आ गई है, जान आ गई है। अर्थात वर्षा जब पड़ती है तो जो सूखी हुई जो घास होती है वो भी वापस हरी हो जाती है, हरितिमा ले लेती है वो भी, अर्थात दोबारा से फूट पड़ती है। तो उन घास के जो झुलसी हुई शिराएं हैं उन शिराओं के अंदर भी वर्षा ऋतु के आगमन से क्या आ गई है, जान आ गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और वर्षा ऋतु के आगमन से अर्थात वर्षा ऋतु के आने से जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या हो चुका है, इस पृथ्वी से विदा ले चुका है। अर्थात वो वापस जा रहा है क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो वापस जा रहा है।
समेट कर अपने लाव लश्कर, अर्थात अपना जितना भी जो ताम झाम है ग्रीष्म ऋतु का, वो सब अपना ताम झाम अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर के और वापस इस पृथ्वी से क्या हो रहा है, विदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है और वर्षा ऋतु के आगमन की वजह से जो ग्रीष्म ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु अपने सारे ताम झाम लेकर इस पृथ्वी से विदा हो रही है। तो बेटा ये कविता जो थी कल, आज और कल, ये ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन है और किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर ताप अधिक रहता है और वर्षा ऋतु के आगमन होने से प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है और जो सौंदर्य है वो मन भावन हो जाता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। और इसी चीज़ का इस कविता के अंदर वर्णन किया है। इसके बाद इनकी जो दूसरी कविता है उषा की लाली, उषा की लाली कविता के अंदर कवि नागार्जुन ने उदय होते हुए सूर्य के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उदय होता हुआ जब सूर्य आता है तो किस प्रकार से प्रकृति जो है और उदय होता जो सूर्य है वो उनको सुंदर लगता है, मन भावन लगता है। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें कि उषा की लाली में अभी से गए निखर, अर्थात जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, निखर जाती है, अर्थात सुंदर लग जाती है। हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी अर्थात बर्फ़ से ढके जो पर्वत हैं उनके जो शिखर हैं वो कनक अर्थात सोने के जैसे लगते हैं, अर्थात उदय होते हुए जो सूर्य की जब किरणें बर्फ़ से ढके पहाड़ों के ऊपर गिरती है तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जो हैं ऐसे लगते हैं कि उनके जो शिखर हैं, चोटियाँ जो हैं, शिखर का मतलब चोटियाँ, अर्थात चोटियाँ जो हैं वो किसकी बनी हुई हैं, सोने की बनी हुई है, अर्थात स्वर्ण पर्वत के से वो प्रतीत होने लगते हैं जब उदित होते हुए सूर्य की जो लालिमा रूपी जो किरणें उस बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ के ऊपर गिरती हैं। आगे कहते हैं कि आगे बढ़ा शिशु रवि, अर्थात आगे बढ़ा शिशु रवि, रवि का मतलब सूर्य, अर्थात सूर्य को यहाँ पर उदित होते सूर्य को क्या कहा गया है, शिशु, अर्थात एक छोटे बच्चे के समान कहा गया है कि शिशु के रूप में जब सूर्य आगे बढ़ता है तो बदली छवि, अर्थात प्रकृति की क्या बदल जाती है, छवि बदल जाती है, अर्थात दृश्य बदलने लग जाते हैं। देखता रह गया अपलक कवि, और उस बदलती हुई छवि को, बदलते हुए सौंदर्य को देख करके कवि जो है अपलक, अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए टकटकी लगा करके देखता रह जाता है, अर्थात प्रकृति का जो सौंदर्य है वो इतना मन भावन और सुंदर लगता है कि कवि जो है आंखें झपकाना भी भूल जाता है और टकटकी लगा करके उस बदलती हुई छवि को देखता रहता है। डर था प्रतिपल, अर्थात कवि को क्या था, प्रतिपल, प्रतिपल का मतलब हर पल, अर्थात हर समय कवि को क्या लग रहा था, डर लग रहा था कि ये जो प्रकृति की जो सुंदरता है, अपरूप यह जादुई आभा, अर्थात ये जादुई जो आभा, आभा का मतलब होता है सौंदर्य, अर्थात ये जो जादुई सुंदरता है इस प्रकृति की, जाए न बिखर, जाए न बिखर, अर्थात जब सूर्य उदय हो जाएगा तो उदय होने के बाद में, पूरी तरीके से सूर्य उदय होने के बाद में प्रकृति का जो ये सौंदर्य है ये कहीं क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, बिखर जाने का मतलब समाप्त होना, तो प्रकृति का जो ये सौंदर्य है वो समाप्त न हो जाए, इस बात का कवि को क्या रहता है, हर पल डर सताता रहता है। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, अर्थात उषा की जो लाली थी, अर्थात उदित होते सूर्य की जो लाली युक्त जो किरणें हैं जब उसके ऊपर पड़ती हैं बर्फ़ से ढके हुए पर्वत के ऊपर तो वो क्या हो जाते हैं, निखर जाते हैं। हिमगिरी के कनक शिखर, अर्थात बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं उनके जो चोटियाँ हैं, शिखर का मतलब चोटियाँ, वो चोटियाँ कैसी प्रतीत होती हैं, जैसे कि सोने के पर्वत बने हुए हैं। तो इस प्रकार से उदित होते सूर्य की और प्रकृति की जो सुंदरता होती है उस प्रकृति की सुंदरता का उषा कविता के अंदर, उषा की लाली कविता के अंदर कवि नागार्जुन ने वर्णन किया है। पहली जो कविता थी कल, आज और कल, उसके अंदर ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का वर्णन, आगमन जो है वो प्रकृति के अंदर परिवर्तन ला देता है। और उषा की लाली यानी कि उदय होता जो सूर्य है वो किसके समान बताया है उन्होंने, एक बच्चे के समान बताया है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो प्रकृति के अंदर जो सौंदर्य है वो इतना बढ़ जाता है कि कवि टकटकी लगाकर उसको देखता रहता है और कवि को डर रहता है कि कहीं ये जो सौंदर्य है वो ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, और बर्फ़ से ढके हुए जो पर्वत हैं उनकी जो चोटियां हैं वो भी उस उषा की लाली की वजह से ऐसे लगते हैं कि जैसे मानो वो सोने के बने हुए हैं। बेटा आपका जो ये लेसन है, लेसन नंबर 9, कवि नागार्जुन की दोनों जो कविताएं थी कल, आज और कल, और उषा की लाली, ये दोनों पूर्ण हो चुकी हैं। अब अगली जो पाठ है अगला तुम्हारा वो है
ऋतुराज की कविता है कन्यादान, वो हम अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।